नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे संस्था पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे की तरफ यात्रा करते हुए, आगे की तरफ चलते हुए इंडियन पॉलिटी में हम जैसे कि पार्ट 1 की तरफ बता रहे थे कि आपको पार्ट 1 में जो नगर निगम वाला चैप्टर है, म्युनिसिपैलिटीज वाला चैप्टर है, वो स्टार्ट हो चुका था और हम कहां तक पहुंचे थे। मे बी मेरा मानना है कि हम लॉर्ड रिपन का लगभग कर चुके थे। लॉर्ड रिपन ने जब मैग्ना कार्टा की स्थापना की थी और उसे म्युनिसिपैलिटीज का जनक कहा गया है, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। ओके, यानी विकास लगभग पढ़ चुके थे। उसके बाद 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम हमने पढ़ लिया था, जब म्युनिसिपैलिटीज को शहरीय स्थानीय शासन को प्रांतों का आंतरिक विषय बनाया गया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 हमने पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि राज्य सूची का विषय बन गया, जो अब तक हमारे भारत के संविधान में है। चलिए खैर, यहां तक हमने पढ़ा, यहां तक आपको समझ में आया। दोबारा मैंने इसका रिवीजन भी करा दिया। इससे ज्यादा एक टीचर क्या ही कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अब इसके ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चैप्टर को किस तरीके से रिवाइज करते हैं, किस तरीके से अपना परफॉर्म करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम आगे की तरफ नेक्स्ट मूव करते हुए और आगे चलते हैं कि इसमें इस चैप्टर में आगे और क्या क्या चीजें संभव हो सकती हैं। चलिए, तो पहले आप इंडियन पॉलिटी डाल दीजिए ताकि हम आगे की यात्रा प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले यह देखा जाता है कि लॉर्ड रिपन के बाद 1909 के बाद 1935 के बाद ऐसा और क्या क्या चीजें हैं। जैसे आपको पता है बच्चों कि हमारे भारत के संविधान में पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई थी, यानी विकास बता रहा हूं मैं आपको, तो विकास जैसे कि बताया जाता है 1688 से लेके, पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको यूज करते करते। देखिए 1688 से जब पहली नगर निगम मद्रास में बनी थी तो आपको ये भी पता था। उसके बाद 1720 में जब बंबई और कलकत्ता में नगर निगम बनी थी तब भी आपको पता था, बंबई और कलकत्ता में बनी थी। 1720 के अलावा जब आगे हमने 1882 की बात की तो हमने लॉर्ड रिपन की बात की। लॉर्ड रिपन ने एक मैग्ना कार्टा के रूप में स्थापित किया था नगर निगम को या म्युनिसिपैलिटीज को। 1882 के बाद 1909 आया था, जिसमें आंतरिक विषय की बात की थी हमने। एक आंतरिक विषय की बात की थी, नहीं की थी? बहुत बढ़िया। चलिए 1909 के बाद हमने बताया था 1919 का भारत शासन अधिनियम, सॉरी 35 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके तहत म्युनिसिपैलिटीज को राज्य सूची का विषय बना दिया गया। और 1935 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, 1991 की बात हो रही है बच्चों, तो यहां पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक नगर पालिका विधेयक पेश किया पूरी संसद में। और नगर पालिका विधेयक पेश करने के बाद जब यह पास किया गया बहुमत से, तो संविधान में संशोधन हुआ। और संविधान में संशोधन हुआ तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जोड़कर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है संविधान का भाग 9A। आर्टिकल 243 से 243O तक इसकी चर्चा की गई है। तो यही काम जैसे पंचायती राज में काम किया, उसी प्रकार से ये दोनों विधेयक समान यानी सेम ईयर में पेश किए गए थे, सेम टाइम पर पेश किए गए थे, बस दोनों का नाम अलग था। 73वां जो था वो पंचायतों के लिए था और 74वां जो है वो नगर पालिका और नगर निगमों के लिए है, जिसे आप म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो चलिए, तो विकास का लास्ट क्रम है 1991 का। ओके, तो देखिए कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है बच्चों। यहां था, ये था डेवलपमेंट ऑफ, ये था आपका डेवलपमेंट यानी विकास। ये था आपका डेवलपमेंट। ओके, तो आप यहां से समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वेरी गुड। चलिए भाई, 1991 से उठाते हैं पीवी नरसिम्हा राव को, तो यहां पर आप डाल सकते हैं। अब आते हैं सरकार की बात पर सीधे। देखिए, आपको पता है कि विकास के लास्ट क्रम में, यानी आप बोल सकते हैं कि विकास के अंत में, विकास के कालक्रम में, यानी हमारे विकास के जब
नगर पालिकाओं का, म्यूनिसिपैलिटीज का जब डेवलपमेंट किया जा रहा था, तो उसके लास्ट क्रम में, सबसे लास्ट क्रम में, विकास के कालक्रम में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा सरकार ने, पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा सरकार ने चलिए लिख ही देते हैं फिर यहां पर, मैं सोच रहा था बाद में लिखूं। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के माध्यम से, नगर पालिका विधेयक, नगर पालिका विधेयक पेश किया, नगर पालिका विधेयक पेश किया गया। ओके, यानी बताया जाता है कि विकास के कालक्रम में जब 1991 में हमारी संवैधानिक सरकार जब चुनी जाती है निर्वाचित तरीके से, तो वही यानी संवैधानिक तरीके से जब नवनिर्वाचित सरकार आई पीवी नरसिम्हा राव की, तो उस सरकार ने संसद में एक 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 के माध्यम से जब यह बिल पेश किया, तो यह बिल बड़ी बहुमत से पारित हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। जब यह बिल पास हो चुका था, तो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिए, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद, उसकी सहमति मिलने के बाद, उसके हस्ताक्षर मिलने के बाद जब ये पूरे देश में लागू किया गया, तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। तो आप इसे लिख सकते हैं यहां पर कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, नगर पालिका विधेयक पेश किया, और यहां से इसको कहते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। ये तो था के माध्यम से, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये पहला स्टेप था। इस पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या था कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, और वो था भाग 9A, भाग 9A। बहुत अच्छे। और इसके बाद इसी नगर पालिका विधेयक में जब को पास किया गया, तो यहां से संविधान में एक अनुसूची और जुड़ गई, जिसे कहते हैं 12वीं अनुसूची। तो आप देख सकते हैं कि संविधान में एक नई अनुसूची जुड़ी, एक नई अनुसूची जुड़ी, और उसको कहते हैं 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची जुड़ गई। ओके बच्चों, और इस 12वीं अनुसूची में लगभग से लगभग कितने विषय आते हैं? 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने? 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख किया गया है। तो यहां तक आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 74 अमेंडमेंट था, भाग 9A था, और संविधान की 12वीं अनुसूची यहां पर काम कर रही थी, यानी इन द सेंस जोड़ी गई थी। आपको पता है कि हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया था, उसके विषयों को जोड़ा गया था, और यह अनुसूची बात करती है नगर पालिका, नगर निगम, शहरी स्थानीय शासन की बात करती है। आपको यह भी बता दूं कि हमारे भारत के संविधान में अब तक की अंतिम जोड़ी गई अनुसूची है। क्या है? अब तक की जोड़ी गई अंतिम अनुसूची है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को भी एक फैक्ट के तौर पर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो लिख सकते हैं कि संविधान में अब तक जोड़ी गई अंतिम अनुसूची, अंतिम अनुसूची। कुछ बच्चे इतने भौंदू, इतने दिमाग से वो कॉमन सेंस का यूज करते नहीं है। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया क्वेश्चन लेकर, ख्याल मॉक टेस्ट था, कोई कमीशन का पेपर नहीं था, एक मॉक टेस्ट था। वो मेरे पास आता है, वो कहता है कि सर एक क्वेश्चन आया है। मैंने बोला कि क्या क्वेश्चन है बताओ। सर हल नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने बोला अच्छा। तो उसने कहा
कि 12वीं, सर ये बताइए कि क्वेश्चन था कि संविधान में अब तक जोड़ी गई अनुसूची कितनी है। अंतिम, उसमें अंतिम भी दिया था कि अब संविधान में अब तक जोड़ी गई अंतिम अनुसूची कितनी है। बस इतना था, वहां लिखा हुआ था, संख्या लिखी हुई थी 12, 13, 14, 15। मैंने उससे यह बोला कि ये बता कि मैंने जब पढ़ाया था कि संविधान में 12वीं अनुसूची होती है, 12वीं अनुसूची लास्ट अनुसूची है, तो यहां पर इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया तूने कि संविधान में अब तक जोड़ी गई अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब वो इस प्रश्न को इतना कोई रिसर्चर मान रहा था कि कोई पीएचडी वाला का क्वेश्चन दे दिया है इसमें, कोई मतलब कोई तुम रिसर्च कर रहे हो इस पे, कोई रिसर्च नहीं है, ये सीधा फैक्ट था। बस क्वेश्चन को उसने इतना घुमा दिया कि वो आपसे बस फैक्ट पूछ रहा था कि संविधान में अब तक जोड़ी गई अंतिम अनुसूची कितनी है। केवल इसका आंसर 12वीं अनुसूची था। भाई हमारे संविधान में अनुसूची है कितनी, 13 थोड़ी है, कोई 14 थोड़ी है जो आप इसमें इतना सोच रहे हैं। 12 है, सीधी बात 12 करो और आंसर पे क्लिक करके ओएमआर भर के आगे बढ़ो। क्यों अटकना किसी, मतलब वहीं अटक रहे हैं, सोच रहे हैं वहीं वहीं करनी है सारी पीएचडी तुमको भी। खैर चलिए तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद बच्चों जब ये संवैधानिक दर्जा इनको मिल चुका था, तो मिलने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एक फैक्ट काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सभी को पता है कि अच्छा मान लो कि कोई क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद घोषित करना है। देखो मैं बताऊं आपको बच्चों, आपको पता है कि भारत में तीन प्रकार की शहरी स्थानीय, भारत में 3 प्रकार के शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाई कार्य करती है। स्वशासन की इकाई कार्य करती है। भारत में 3 प्रकार की। अब बोलेंगे सर 8 प्रकार की तो बताई थी आपने। अरे भाइयों लोगों, वो 8 प्रकार की जो होती हैं वो टोटल है, लेकिन 3 प्रकार की बताया जाता है कि भारत के लगभग क्षेत्रों में ये 3 प्रकार की जनरली तौर पर ये इकाइयां काम करती हैं। जनरली कहीं कहीं पर छावनी बोर्ड है। अब छावनी बोर्ड भी तो जिले में ही आता है ना, लेकिन उसके लिए अलग काम करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनरली तौर पर भारत में ये 3 प्रकार की स्थानीय शासन इकाइयां काम करती हैं। जैसे कि पहली है, अब पहली बात करें तो पहली वाली हमारे पास है, उसको कहते हैं नगर पालिका। एक है नगर पालिका। दूसरी बात करें तो दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद नगर परिषद के बाद आती है तीसरी, जिसको कहते हैं नगर निगम। ओके, तो पहली है नगर पालिका, परिषद और निगम। नगर पालिका उन क्षेत्रों के लिए होती है या उन क्षेत्रों के लिए एक म्युनिसिपैलिटीज है जो क्षेत्र जनसंख्या में छोटे हैं, जो क्षेत्रफल में छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि इसके लिए कोई बड़ी यूनिट बनाई जाए, तो नगर पालिका काम करती है। यानी गांव से थोड़ा बहुत स्तर ऊपर होता है उसका और शहर से छोटा होता है, उसको कहते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका छोटे छोटे शहरों के लिए, बहुत छोटे छोटे शहरों जिनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, जिनकी आर्थिक बजट ज्यादा नहीं होता, जिनका आर्थिक बजट ज्यादा नहीं है, जिनका राजस्व यानी टैक्स सिस्टम ज्यादा नहीं है, उनके लिए नगर पालिका काफी रहती है। जैसे कि मान लो 10 से 20,000, 30,000 भी जनसंख्या है तो नगर पालिका चल जाती है। नगर परिषद उन शहरी क्षेत्रों के लिए काम करती है जहां की जनसंख्या नगर पालिका वाले क्षेत्रों से थोड़ी अधिक होती है, जैसे कि 80,000 है, 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है तो चल जाएगा। 1 लाख तक की जनसंख्या के लिए, और 1 लाख का बजट भी ठीक ठाक होता है, 1 लाख लोगों का बजट भी, तो वहां पर नगर परिषद अच्छे से काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बड़े बड़े महानगरों और बड़े बड़े सिटी के लिए, जिसे आप कहते हैं बड़ी बड़ी सिटी, दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, जयपुर की बात करें, ये बड़ी बड़ी सिटी हैं बच्चों, चेन्नई की बात करें,
बड़े बड़े महानगरों और बड़े बड़े शहरों के लिए, जहां की जनसंख्या करोड़ों में और लाखों में होती है, तो वहां के लोगों की आवश्यकताओं और वस्तुओं का प्रबंधन करने के लिए जिस इकाई का गठन किया जाता है वो है नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझे? ये है तो तीनों ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसको अधिकतर तौर पे कहा जाता है। तो चलिए, तो नगर पालिका की बात करें और नगर निगम तो मैंने बता दिया है, लेकिन बच्चों इन क्षेत्रों को, जिस क्षेत्र को नगर निगम या पालिका या परिषद में घोषित करना है, इसके घोषित करने का अधिकार और केवल किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल ही किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका से नगर परिषद से नगर निगम भी घोषित कर सकता है। जैसे कि मेरे सामने की घटना है बच्चों कि मेरे राजस्थान का भरतपुर जिला वो नगर परिषद में आता था। पहले मैंने देखी है नगर परिषद, वहां बोर्ड पे लिखा हुआ था नगर परिषद कार्यालय ऑफिस, मेरे आंखों के सामने उसे नगर निगम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या, मेरे जिले की जनसंख्या, मेरे जिले का मार्केट, मेरे जिले का बजट बढ़ने लग गया था। और आज हमारे लगभग जिले की जनसंख्या देखें तो भरतपुर की जनसंख्या करीबन करीबन 8 से 9 लाख है, ये आंकड़ा है। और 8 से 9 लाखों का मार्केट, उनका बजट सिस्टम, उनका टैक्सेशन सिस्टम और क्षेत्रफल भी लगभग बढ़ाई हो गया है, विस्तार तो हो ही रहा है। शहर का कहते हैं ना, शहर की आबादी के अनुसार जब शहर अपना घर बनाती है तो शहर के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो वही वाली बात है। तो आप लिख सकते हैं किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को किसी भी दर्जे की शहरी निकाय घोषित करने का अधिकार, शहरी निकाय में घोषित करने का अधिकार, घोषित करने का अधिकार घोषित करने का अधिकार केवल राज्य के राज्यपाल का होता है, राज्य के राज्यपाल का होता है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, राज्यपाल का होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे कि मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है हमारे पास, ये मान लो जिला है या कोई क्षेत्र मान लीजिए कि यहां पर जो लोग हैं, जो लोग बसे हुए हैं वहां पर, उनकी जितनी भी आवश्यकता है, उनकी जितना प्रबंधन है, चाहे वो किसी भी चीज का रख रखाव है, किसी भी जिले की जनसंख्या की आवश्यकताओं और उनका प्रबंधन करने के लिए, उनकी सुविधाओं की देखभाल करने के लिए यदि वहां पर कोई औद्योगिक इकाई द्वारा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, मान लो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, किसी भी जिले को गोद ले लेते हैं, तो वही वाली बात कर रहा हूं। गोद लेने का मतलब हो गया कि वहां की जितनी भी समस्या वो मेरी समस्या। तो मान लो कि किसी जिले के जनसंख्या, किसी जिले की लोगों के लिए उसकी आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए और उनकी सुविधाओं की देखभाल करने के लिए देखभाल किसी औद्योगिक, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा की जा रही है या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा की जा रही है, तो क्या राज्यपाल उस क्षेत्र को भी नगर निगम के क्षेत्र में डालेगा या नहीं? मुझे एक चीज बताइए। जैसे मान लो कल को मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा की जो फर्म है वो, या गौतम अडानी जी किसी भी जिले को गोद ले लेते हैं, तो क्या वह जिला गौतम अडानी जी की गोद लेने के बाद क्या तब भी नगर निगम वहां पर लोगों को फैसिलिटी मुहैया कराएगी या नहीं कराएगी? क्या वो क्षेत्र नगर निगम घोषित क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा? क्या वहां पर नगर निगम काम करेगी या नहीं करेगी? मुझे इतना बता दो। वहां पर नगर निगम काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की जनसंख्याओं की देखभाल, उनके फैसिलिटी, उनकी सुविधाएं, सारा का सारा काम अब औद्योगिक इकाई द्वारा किया जा रहा है। इसलिए राज्यपाल उस क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र घोषित करने के बजाय औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना ज्यादा पसंद करेगा। तो लिख सकते हैं आप इसमें।
औद्योगिक इकाई आप लिख सकते हैं जनता द्वारा, मतलब जनता, हाँ, लोगों की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता का प्रबंधन, लोगों की आवश्यकता का प्रबंधन जब औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए, औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए, तो उस स्थिति में हम यह कह सकते हैं, तो उस स्थिति में, उस स्थिति में, उस स्थिति में राज्यपाल, उस स्थिति में राज्यपाल उस क्षेत्र को नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र घोषित करने के बजाय, क्षेत्र घोषित करने के बजाय, करने के बजाय उसे इंडस्ट्रियल रीजन घोषित करता है, उसे इंडस्ट्रियल रीजन डिक्लेयर कर देता है। बस इतना सा पता होना चाहिए। और ये थे आपके, ये है क्षेत्रफल, ये है आपका क्षेत्र, ओके, और ये हैं आप वहां के लोग। अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको कि राज्यपाल की क्या, राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को जो नगर पालिका से नगर निगम घोषित कर देता है, नगर परिषद से नगर निगम बना देता है, नगर निगम से नगर परिषद आ जाती है, ये स्टेटस किस क्राइटेरिया से चेंज करता है राज्यपाल? राज्यपाल के पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है, राज्य सरकार के पास ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि वो इसे चेंज कर देती है इस स्टेटस को? जैसे कि मेरा जिला नगर परिषद से नगर निगम बन गया था, देखो बच्चों उसके लिए क्राइटेरिया काम करता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब राज्यपाल, जब राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित करते समय, अधिसूचित करते समय, अधिसूचित करते समय, जब राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित करता है तो उसके समय चार बातों का याद रखता है बच्चों। वो चार बातें आपके सामने ये हैं। जैसे कि पहली बात करें तो पहली बात आती है क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल। दूसरी बात करें तो दूसरा जो स्टेटस है आपका, दूसरा स्टेटस आता है जनसंख्या का, पॉपुलेशन। दूसरा है स्टेटस जनसंख्या का। और तीसरा जो स्टेटस है वो क्या है? तीसरा स्टेटस कहा जाता है आर्थिक बजट का, ये आर्थिक स्थिति का, कि उसकी आर्थिक स्थिति है कितनी, कि वहां पर लोग टूरिस्ट आते हैं या नहीं आते हैं, इन्वेस्ट, कंपनी वहां पर इन्वेस्ट करती है नहीं करती है, ये सारी आर्थिक स्थिति देखी जाती है। क्योंकि आर्थिक स्थिति ही जिले को संपन्न बनाती है बच्चों, कि वहां पर फैक्ट्री कितनी है, फैक्ट्री होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग टैक्स अच्छा चुका पाएंगे, कर अच्छा चुका पाएंगे, है ना। मार्केट में डिमांड रहेगी चीज की तो लोग खरीदने जाएंगे उसको, मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाने से सरकार की जेब में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उसके अलावा बात करते हैं तो चौथी बात करें, चौथी बात करते हैं तो वहां का राजस्व कितना है। राजस्व का मतलब होता है बच्चों बजट, कि उस जिले का बजट कितना है ऑलमोस्ट, कि वो एक साल में कितना टर्न करता है, कितना टर्नओवर है उसके एक साल का, कि वो एक साल में कितनी कमाई करता है। ये सारी चीजें राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को स्टेटस देते वक्त ये डिसाइड करता है, समझे। अब जैसे क्षेत्रफल मान लो बड़ा है, जनसंख्या बहुत कम है, समझे, तो वहां पे नगर पालिका काम करेगी। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल बड़ा होगा तो नगर 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 निगम काम करेगी, नहीं। देखो आपको पता है कि जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई का क्षेत्रफल और दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत अंतर है, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो जनसंख्या
मैटर ये करता है कि जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, बस आर्थिक स्थिति ज्यादा होनी चाहिए, राजस्व ज्यादा होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो किसी भी स्टेटस को चेंज होने में टाइम नहीं लगाते। यदि क्षेत्रफल छोटा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो उस जगह नगर निगम काम करेगी। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा हाई स्टेटस किसका होता है? सबसे बड़ा हाई स्टेटस बच्चों नगर निगम का होता है। ये जो नगर निगम काम करती है ये करीबन करीबन 3 लाख से ऊपर के जनसंख्या, 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रफल के लिए काम करती है, जनसंख्या वाले क्षेत्रफल के लिए काम करती है। ओके, और जो नगर निगम होती है ये जो काम करती है ये 1 लाख या 1 लाख से कम, यह 1 लाख या 1 लाख से कम के लिए काम करती है। और जो नगर पालिका है ये करीबन करीबन बताया जाता है कि यह 10 से 30 हजार, 10 से 30 हजार या लगभग लगभग कह दो 50 हजार, ज्यादा नहीं, बस 50 हजार लोगों के लिए काम करती है। बस इतनी सी बात है। स्टेटस चेंज होता रहता है, चीजें बढ़ती जाती हैं। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2-3 करोड़, देख लो आप। तो ये भी आप समझ गए कि राज्यपाल की ड्यूटी है कि वो किसी भी क्षेत्र को यदि शॉर्ट लिस्टेड कर रहा है, अधिसूचित कर रहा है, इसको कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड। ओके, तो 4 क्राइटेरिया हैं, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, बजट। और तीन फैक्टर ज्यादा मैटर करते हैं बजाय एक के। तो 3 फैक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना। ओके, चलिए पर एक बात और देख लेते हैं एक बार, आइए। तो आज आप समझा दोगे कि हमारे शहरी स्थानीय शासन की मैं बात करूं तो शहरी स्थानीय शासन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बस इतना याद रखना। ऐतिहासिक पाठ्यक्रम पढ़ के जाना है आपको, एक तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि कब से हमारे नगर निगम अस्तित्व में आई, कैसे अंग्रेजी सरकार इनको लाई, कहाँ पहली नगर निगम थी, दूसरी कहाँ, तीसरी कहाँ थी, उसके बाद कैसे इसको हमारे भारत के संविधान तक लाया गया, ये सारी चीजें आपको तरीके से करनी है। ओके, देखिए अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि बच्चों एक बात और है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। ओके, तो शहरी स्थानीय स्वशासन में एक बात मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्या था? यानी पहला पॉइंट, जैसे अब मैं रिकॉल के तौर पर बात करूं, रिकॉल क्या है हमारा? शहरी स्थानीय स्वशासन में पहली बात थी 74वां अमेंडमेंट। कौन सा था? 74वां अमेंडमेंट। देखिए तो पहला क्या था? 74वां अमेंडमेंट 1992 था। दूसरा क्या था? इसके जस्ट बाद संविधान के जो भाग था वो था 9A। ओके, आर्टिकल जो था आपका वो था 243 ता से लेके 243 ओ तक। उसके अलावा जो चौथी बात थी वो थी संविधान की 12वीं अनुसूची, यानी 12th शेड्यूल। क्या थी? 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। ओके, दैट्स गुड। लेकिन आपको बता दी जाए कि शहरी स्थानीय स्वशासन का जो बजट होता है वो कौन देखता है और इनका चुनाव कौन कराता है? तो सबसे पहले बात आती है चुनाव की बात। आपको पता है कि पंचायती राज का चुनाव है, चाहे यानी लोकल गवर्नमेंट, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे शहरी स्थानीय स्वशासन यानी अर्बन बॉडी का चुनाव होता है। अर्बन बॉडी का चुनाव में और पंचायती राज के चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता, बल्कि कराता है तो वह राज्य का निर्वाचन आयोग। आपको याद रखना पड़ेगा। यानी मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं यहां पर सीधे सीधे तौर पर अंतर लिख देता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि भारत में, जैसे मान लो ये भारत है, भारत में एक होता है लोकसभा का चुनाव जो कि सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के बाद आता है राष्ट्रपति का चुनाव,
राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति तो आपको पता है लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी, और एक और राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं, तो राज्य विधानसभाओं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा, इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर किसके हाथों में होती है? भारत के निर्वाचन आयोग के हाथों में होती है। भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ईसीआई, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये हमारे संविधान के किस भाग में आता है बताइए? 14 में। वेरी गुड। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है इसका? 324 से आता है और 329 तक आता है। बहुत बढ़िया, ये हमारे अनुच्छेद हैं बच्चों। लेकिन आज आपको पता है कि भारत में लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य विधानसभाओं के मतलब है राज्य सरकार का चुनाव होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, अभी अब दिल्ली में होने वाला है ना, तो इसमें यूटी भी आते हैं बच्चों। लेकिन एक बात और है कि किसी भी राज्य में पंचायती राज एक होता है, राज्य में पंचायती राज संस्थाएं। ओके, तो राज्य में पंचायती राज संस्थाएं हो या शहरी स्थानीय शासन हो या शहरी स्थानीय स्वय शासन हो, शहरी स्थानीय स्वय शासन हो, तो इसका मतलब है कि इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर किसके हाथों में होती है? इसकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य के निर्वाचन आयोग के हाथों में होती है। राज्य के निर्वाचन आयोग के हाथों में होती है। ओके, यानी स्टेट का, क्योंकि जैसे ही भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसी प्रकार से राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है, जो राज्य के पंचायतों के और राज्यों की शहरी बॉडी के लिए, अर्बन बॉडी के लिए इलेक्शन कराता है। आपको पता है कभी कभी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अभी पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे सरपंच जी के चुनाव आ रहे हैं गाँव में, तो इसका काम केवल और केवल राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। इसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन फॉर स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इलेक्शन कमीशन फॉर द स्टेट। ओके, ये ईसीआई नहीं है, ये है हमारा ईसीएस। चलिए, एक आता है बजट की बात। बजट एवं आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक प्रबंधन। मुझे एक चीज बताइए आप कि जैसे हमारे नगर पालिका है, नगर निगम, मतलब कोई भी म्युनिसिपैलिटीज है या पंचायती राज है, इन सब का आर्थिक बजट देखता कौन है? इन सब का आर्थिक बजट देखने की जिम्मेदारी राज्य के वित्त आयोग की होती है, और इसका गठन हर 5 वर्ष में कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि आर्थिक बजट एवं आर्थिक प्रबंधन, तो लिखेंगे आप कि सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय स्वशासन के आर्थिक बजट एवं आर्थिक प्रबंधन
की जिम्मेदारी के लिए कौन काम करेगा? एक तो होता है भारत का वित्त आयोग, एक होता है राज्य का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए राज्यपाल, आपको पता है कि भारत की आर्थिक स्थिति केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर का बंटवारा होता है उसके लिए राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में भारत के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। उसी प्रकार से राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते राज्यपाल राज्य के पंचायतों और सभी अर्बन बॉडी के लिए आर्थिक प्रबंधन यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट और इकोनॉमिक बजट को प्रबंधन करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस संबंधित राज्य का राज्यपाल उस राज्य के लिए हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है। तो करने के लिए राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। और राज्य वित्त आयोग जो है यही काम करता है कि पूरे यानी गांव से जिला, गांव से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला, उसकी सभी सरकारों के साथ मिलकर काम करना, यानी वित्त आयोग पर, यानी वित्त पर, केवल फाइनेंस पर कि किसने कितना पैसा खर्च किया। जैसे कि मान लो आज एक सरपंच को कुआं खुदवाने के लिए वहां के राज्य सरकार कोई पैसा दे रही है, कोई पैसा तो राज्य सरकार देगी ना, कलेक्टर नहीं देता। ये मत कहना सर कलेक्टर बड़ा होता है तो कलेक्टर पैसा देगा, पैसा राज्य सरकार से आता है। जब राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है तो उसमें ही सभी पंचायतों और सभी अर्बन बॉडी के लिए अपना अपना पैसा होता है। ओके, तो मान लो हर गांव को पैसा भेजा जाता है, वहां के स्कूल को लेकर, वहां के फैसिलिटी को लेकर, सबको पैसा भेजा जाता है, हर सेक्टर को। तो जब राज्य सरकार कोई पैसा ग्राम पंचायतों में भेजती है तो कितना भेजा और कितना लगाया। कभी कभी क्या होता है कि पैसा बीच में ही खर्च हो जाता है, मैं खर्च समझ गया ना, मिठाई के रूप में बढ़ जाता है, उसको मिठाई कहते हैं बच्चों, है ना। जो आपका काम करने से पहले जो अधिकारी ये कहता है ना कि मिठाई खाएं हमारी, उसकी मिठाई वो ये होती है, इसमें मीठापन ज्यादा होता है बजाय रियल मिठाई के, इसलिए अधिकारी ये कहता है कि मीठा खाएं। हाँ, जो अधिकारी ये बोले ना कि मीठा खाएं, वो वाली मिठाई खाएं, करकरी वाली, हरी हरी वाली मिठाई, मैं कहता हूं कि उसको ये मिठाई दे दो और रिकॉर्डिंग और कर लो। रिकॉर्डिंग करने के बाद एसीपी में जाके कंप्लेंट करो, कंप्लेंट ठुकवाओ। मैं कहता हूं अधिकारी की जिंदगी खराब कर दो, जो पैसा ले रहा है आपसे, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, खुले मंच से खुले तौर पर कह रहा हूं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हमारे भारत में करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो अधिकारी नहीं, वो जनता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है, जैसे आज मान लो मैं कोई डॉक्यूमेंट लेके जाता हूं किसी ऑफिस में, मुझे लगता है जनता ऐसा कर रही है, मतलब उसकी बात बता रहा हूं, जनता ऐसा आमतौर पर कर रही है। मुझे किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाने हैं, उसके सिग्नेचर के बिना वो मान्य नहीं हो पाएगा, अतः इसलिए मैं सिग्नेचर करवाने ऑफिस गया। मैंने कहा कि सर सिग्नेचर कर दीजिए। मान लो कमिश्नर पोस्ट पे कोई बैठा हुआ है, सिग्नेचर उसने कर दो, दूंगा पर टाइम नहीं है थोड़ा सा, और कल आना तुम 11 बजे। अब यार दिमाग, 11 बजे सर, मैं 1 महीने से चक्कर काट रहा हूं आपके, आप अभी 1 दिन और कह रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा सर। तो बोला कि सिग्नेचर भी नहीं हो पाएंगे। अब दोनों के बीच में जो वार्ता चल रही है उनमें से कोई एक ये समझ गया है कि भाई काम तो हो जाएगा लेकिन सर जरूरत किसी और चीज की है इसको, अब समझ गया। अब सीधे तौर पर जनता ने के एक व्यक्ति ने, यानी मैंने ये क्या किया, मैंने उसको एक रेस्पॉन्स किया कि सर ठीक है कुछ देख लो, ले दे के हो जाए, मतलब मैंने उसको हिंट दे दी। पीछे जेब में मेरा हाथ चला गया, वो समझ गया कि बंदा देने को तैयार है। जब सामने वाला इंसान देने को तैयार है
और ये कहते हो कि भ्रष्टाचार अधिकारी करते हैं। भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं करते, भ्रष्टाचार आप करते हो। मैं कहता हूं कि आप अपने काम को बिना पैसे से चाहे देरी से करवाओ। जब आप देरी से करवाओगे तो जिस दिन हमारी डेमोक्रेसी में बैठे हुए अधिकारी और ऑफिसर्स को यह लग जाएगा कि कोई पैसा नहीं देता, सब पेशेंस है, सबके पास पेशेंस, सब पेशेंस से काम करवा रहे हैं, कोई नहीं देगा पैसा, और अंत में जाके यदि आपकी नहीं निट रही हो कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, आज काम होना जरूरी है, तो मैं कहता हूं उसको पैसा दे दीजिए। पहले तो प्रयास करिए, पैसा मत दीजिए। जब तक वो डुला रहा है डोलते रहिए। लेकिन आपको लगे कि अब 10 दिन हो गए हैं, अब नहीं निट रही है, उसको पैसा जाके पकड़ाइए। और पैसा जाके पकड़ाइए, और मैं बताऊं रंगे हाथ पकड़वाइए। पहले जाइए एसीबी के पास, फिर जाइए उसको पैसे देने, और एसीबी जब उसकी रिकॉर्डिंग करेगी फिर उसको पकड़ेगी, तब आपके सामने जो एक नाटक और नौटंकी होती है वो बड़ी ही सुंदर होती है। तो यह है स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलिए उसके अलावा बात करते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा हूं बस, मुझे किसी अधिकारी या मुझे किसी ऑफिसर से कोई परेशानी नहीं, बस मैं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा हूं। जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। चलिए ये मेरा राइट भी है कि मैं अपना काम भी करवाना चाहूं, तो मैं क्यों पैसा दूं किसी को, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझसे नहीं निठेगी, मुझे लगता है कि पैसा मांग रहा है, तो सबसे पहले मैं एसीबी के पास जाऊंगा, एसीबी को लेकर फिर उनके साथ जाके फिर पैसे दूंगा। ले कितना चाहिए, 10,000? नहीं, मैं 20,000 दूंगा। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की बात। हमारे अर्बन बॉडी में जो उम्र होती है, जैसे आप सभी को पता है कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्र होती है, और राष्ट्रपति की भी होती है बच्चों। हमारे राष्ट्रपति की उम्र, राष्ट्रपति के लिए जो उम्र होती है चुनाव लड़ने की, वो 35 वर्ष होती है, कि भाई 35 साल कंप्लीट होना चाहिए। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में मेंबर बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी, और हाँ राज्यसभा के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल। उपराष्ट्रपति के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और विधानसभा के लिए भी सेम 25 चाहिए होती है। विधानसभा के लिए भी सेम कितनी है, 25 चाहिए होती है, और विधान परिषद के लिए भी सेम 30 चाहिए होती है। लेकिन अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और अर्बन बॉडी में चुनाव लड़ने के लिए, यानी सरपंच बनने के लिए, या कहीं का महापौर या चेयरमैन बनने के लिए, आपको केवल और केवल आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 21 साल कंप्लीट। यानी आप 21 साल के हैं और कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप निश्चित तौर पर सरपंच बनने के योग्य हैं, केवल उम्र के लिहाज पर। अभी आप में अनुभव कितना है, आपकी योग्यता कितनी है, यह सवाल बाद में तय होता है। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं एक बार। तो आप बोलते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी है। यह न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। यह न्यूनतम आयु है, और न्यूनतम आयु का मतलब है 21 वर्ष। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा, कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना हो सकता है बच्चों? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अच्छा मुझे इतना बताइए कि यदि आज ग्राम पंचायतों को, आज नगर पालिकाओं, नगर निगमों को भंग किया जाए तो क्या भंग हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से पहले, लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पहले, लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। ओके, लेकिन 5 वर्ष से पहले इन्हें भंग किया जा सकता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। यानी आप यहां तक समझ चुके हैं पूरी बात कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि भाई 21 साल, जो देखो विधानसभा की 25 होती है, लोकसभा की 25 सेम होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेम होती है। आप बोलेंगे सर राज्यपाल, अरे राज्यपाल के लिए कोई उम्र नहीं है, समझे, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं है ना, वो तो एक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त केंद्र का प्रतिनिधि है, नौकर नहीं है, केंद्र का प्रतिनिधि है, बस इतनी सी बात है।
तो यहाँ न्यूनतम आयु 21 साल। अभी कुछ पहले दिन खबर भी आई थी कि किसी गांव के सरपंच जो है वो लड़की है और सबसे गांव की युवा सरपंच है। वो क्या है? यूथ सरपंच। हाँ, भारत की पहली यूथ सरपंच बनी थी वो 21 साल की उम्र में। कुछ व्यक्ति होते हैं, घर पॉलिटिशियन वाला माहौल होता है तो खड़े कर देते हैं 21 साल की उम्र में। वैसे 21 साल बहुत कम है, मुझे लगता है ऐसा, पर फिर भी एक युवा की बात है, यूथ पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, जैसे आपने हमारे जो शहरी स्थानीय शासन में और पंचायतों में आपने एक अंतर जरूर देखा हो कि दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट टेबल की, चलिए एक बार। जैसे मैंने बात की थी, यहां पर था हमारा पंचायती राज, पंचायती राज था, और एक था हमारा शहरी स्थानीय शासन, शहरी स्थानीय शासन। ओके, तो शहरी स्थानीय शासन और पंचायती राज। देखिए, तो पहली बात हमने की थी कि बच्चों ये जो पंचायती राज होता है ये गांव के स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर जनता की आवश्यकताओं और उनके प्रबंधन का कार्य करता है। आप देख सकते हैं अंतर देख रहे हैं हम, केवल केवल डिफरेंस क्या है तो लिखेंगे यह गांव की जनता, यह गांव की जनता की सभी आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं तथा उनकी सुविधाओं का प्रबंधन, उनकी सुविधाओं का प्रबंधन, सुविधाओं का प्रबंधन करता है। ओके, और पंचायती राज का दूसरा, लेकिन इसका पहला लिख लेते हैं चलिए, और बात करते हैं शहरी की बात। क्या करते हैं? शहरी। तो शहरी में जो पहला पॉइंट हो सकता है वो क्या होगा कि भाई ये शहर के लोगों की, ये बड़े बड़े महानगरों के लोगों की, बड़े बड़े शहरों की और बड़े बड़े महानगरों की जनता की आवश्यकताओं और उनके प्रबंधन को देखते हैं। तो यहां पर ले सकते हैं कि बड़े बड़े महानगर और बड़े बड़े शहरों के, तो बड़े शहरों या बड़े महानगरों के लिए कार्य करते हैं, बड़े महानगरों बड़े शहरों के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी, कार्य करने की जिम्मेदारी। तो ये कार्य करने की जिम्मेदारी है बच्चों, समझ गए आप मेरी बात? चलिए, लेकिन बात कर लेते हैं दूसरे। पंचायती राज में 29 विषय आते हैं। कितने आते हैं? 29 विषय, यानी इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने? 29। लेकिन बताया जाता है कि शहरी स्थानीय शासन में केवल और केवल विषय आते हैं 18। कितने विषय आते हैं? केवल और केवल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है यहां पर। पंचायती राज की मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर और क्या हो सकता है बताइए? तो एक जो हमारे पास था, यानी पंचायती राज में पहला जो पॉइंट है वो केवल और केवल हमारे गांव की जनता, उनकी आवश्यकताओं और उनकी सुविधाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायती राज करेगा। इसमें केवल 29 विषय, तो इसमें केवल 18 विषय। देखो दोनों में बड़ा ही अंतर है, तो दोनों में समानताएं भी बहुत है। जैसे दोनों की उम्र 21 साल की होती है चुनाव लड़ने की, भोपाल। दूसरी बात, ये दोनों ही राज्य सूची का विषय है। तीसरी बात, इनके चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। इनके लिए, दोनों के लिए एक जॉइंट फाइनेंस कमीशन काम करता है। तो लगभग से लगभग समानताएं भी काफी हैं, लेकिन अंतर भी काफी है इसमें। अब जैसे बात करते हैं तो हाँ, तीसरा अंतर और क्या हो सकता है बताइए? तीसरा अंतर यह है कि यहां पर चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से किए जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से किए जाते हैं, जबकि आपको सभी को पता है कि नगर निगम में जनता अपना चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से करती है। ये थर्ड था ना? अच्छा, थर्ड भी लिखना है, चलो तो इसको हटा दीजिए फिर।
देखिए, तो तीसरा क्या है कि यहां पर जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से करती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो हुए आपके अंतर, क्योंकि बच्चों देखो डिफरेंस पेपर में जरूर आता है, मैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, तो पेपर में अंतर बहुत आता है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अंतरों को देख लेना, क्योंकि अंतर कभी ना कभी स्टेटमेंट के तौर पर पूछे जाते हैं, और जब कथन आते हैं ना, और कथन के सत्यता की जांच करनी होती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा कथनों के रूप में, यदि आप, जरूरी नहीं है कि आर्टिकल ही पूछा जाएगा, जरूरी है कि आपका कोई फैक्ट ही पूछा जाएगा, जरूरी यह भी है कि कोई कथन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मती ना मारी जाए आपकी, मैं फिर कह रहा हूं। चलिए, तो ये तो हुए डिफरेंसेस, लेकिन अब आती है इक्वलिटी, समानता। इनमें इक्वलिटी भी बहुत है, समानता। तो चलिए अब समानता एक बार लिख लेते हैं, और फिर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। समानता, तो देखिए समानता की मैं बात करूं तो दोनों में समानताएं भी बहुत है। जैसे दो पर्सन है, मान लो आपके आमने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, आपको पता है कि हर व्यक्ति की विचारधारा, हर व्यक्ति का अनुभव, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि और हर व्यक्ति का जो शिक्षा है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दो प्रकार के जो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, दो आदमी आमने सामने खड़े हैं, तो उनके विचारों में, उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी शिक्षा में, उनकी पृष्ठभूमि में, उनके अनुभव में अंतर है, तो समानताएं भी काफी हैं। समानताएं भी काफी हैं। अब ये तो तभी पता चलेगा ना कि आपके सामने कौन खड़ा है। आप ऐसे ही इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि हालांकि प्रेडिक्शन कर ली आपने, कोई मनगढ़ंत कहानी बना ली, उसे अंदर ही अंदर परो लिया, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए, तो समानता की बात करें तो पहली बात करते हैं, पहले तो पंचायती राज लिख लीजिए, इसका स्वागत है, और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद आता है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन, अब देखिए, तो पंचायती राज जो व्यवस्था है और एक शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था है। देखिए, तो पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें तो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसमें पहला जो इक्वलिटी है, वो डिफरेंस थे, ये इक्वलिटी है। इनका चुनाव कौन कराता है? ईसीआई। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, इनके चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, और यह राज्य सूची का विषय बिल्कुल है, दोनों ही राज्य सूची का विषय है, और दोनों को ही आंतरिक विषय, और दोनों की ही विकास में लॉर्ड रिपन का हाथ है। पांचवी समानता, और बताइए कितनी समानताएं हो गई इसमें? चलिए, तो इस बात को लिख लेते हैं एक बार। तो पंचायती राज को देख लेते हैं कि पहली समानता कि इनका चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इनका चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा, और सेम बात यहीं पर होती है, ये इसके लिए सेम बात है। इलेक्शन कमीशन फॉर द स्टेट, ओके। दूसरी बात करें तो दूसरा है कि यहां की जो चुनाव लड़ने की या न्यूनतम आयु, और न्यूनतम आयु किसकी है? प्रतिनिधि के लिए,
फॉर रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के लिए। तो प्रतिनिधि के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष। और यही बात, सेम बात इसमें भी पाई जाती है। यानी यहां भी रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, तो इसकी है 21 ईयर्स, 21 साल न्यूनतम आयु, अधिकतम की सीमा नहीं है। अब बात करें तीसरे की, तो तीसरे की बात करें, यानी यहां पर भी यह राज्य सूची का विषय, तो लिख सकते हैं कि यह भी एक राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और यह भी, यानी शहरी स्थानीय शासन भी, यह भी एक राज्य सूची का विषय है। यानी सब्जेक्ट फॉर स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट फॉर स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल, इन 7th शेड्यूल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, चौथी समानता और क्या हो सकती है इसमें? कार्यकाल, कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। तो आप लिख सकते हैं कि कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आपको पांचवी समानता की बात करें तो पांचवी समानता बच्चों ये होती है कि इनको किसी भी समय भंग किया जा सकता है और शहरी स्थानीय शासन को भी किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं इनको भी। ये था आपका साथ 4th पॉइंट। ओके, ये 4 था। ओके, अब आते हैं 5th पॉइंट की तरफ। तो इनको, यानी इस निकाय को भी, इस निकाय यानी बॉडी को, इस निकाय को भी, बॉडी को भी किसी भी समय भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किसी भी समय भंग हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार यही पंचायती राज में है कि ग्राम पंचायतें जो गांव की जनता के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से चुनी जाती हैं, वह भी किसी भी समय, जनता के माध्यम से नहीं, जनता के माध्यम से नहीं, क्या नाम है कि जनता चाहे तो आंदोलन करे या विरोध करे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बात अलग है कि जनता के विरोध के माध्यम से सरपंच अपना इस्तीफा दे दे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जनता हर समय चाहे तो वो भंग कर सकती है, नहीं, बल्कि यह भंग करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? किसे? राज्य विधानसभा को या राज्यपाल को। तो आप लिख सकते हैं इसका यही पॉइंट है कि किसी भी समय ग्राम पंचायत, किसी भी समय पंचायतों एवं ग्राम सभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि वहां की गांव की जनता के माध्यम से इसको तोड़ा जाए, बल्कि राज्य विधानसभा को अधिकार है कि वह राज्य सूची में आने वाले किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और वो चाहे कि ऐसा कानून हो कि उस गांव के सरपंच को, उस गांव के मुखिया को, या उस गांव के जो वहां के लोगों ने जिस सरपंच को चुना है, वहां के सरपंच को, वहां के ग्राम पंचायती को हटा दिया जाए, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए। वो बात अलग है, क्योंकि राज्य विधानसभा ऐसा कर सकती है, राज्य विधानसभा ही गठित कर सकती है। लेकिन याद रखना, राज्य विधानसभा जब किसी भी क्षेत्र को के लिए ग्राम पंचायत बनाती है, तो उस ग्राम पंचायत बनाने से पहले राज्यपाल उस क्षेत्र को अधिसूचित करता है। इस बात को भी नोटेट करके लिख लीजिएगा एक बार। लिखेंगे कि यदि ग्राम पंचायत, यदि राज्य विधानसभा
राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों में से आने वाले सभी विषयों में से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, समझ गए? तो यदि राज्य विधानसभा राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किसी क्षेत्र की पंचायत को भंग करने या उसका निर्माण करने के अधिकार से पहले व्यवस्था के संबंध में किसी क्षेत्र के लिए पंचायत को गठित करने या उसे भंग करने से पहले राज्यपाल को उस क्षेत्र को अधिसूचित करना होगा। क्या करना होगा? शॉर्ट लिस्टेड करना होगा। दैट्स इट। यानी यही कहना चाह रहा हूं कि राज्यपाल का जो अधिकार है, राज्यपाल का जो शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, कि वो किसी भी क्षेत्र को यह अधिसूचित कर सकता है कि वह नगर पालिका काम करेगा, नगर निगम काम करेगा या नगर परिषद काम करेगा, या इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा। यहां पर कोई क्षेत्र नहीं है, यहां पर नगर पालिका बनाने की भी बात नहीं होती है। जिस गांव में मान लो 20 लोग रहते हैं, अब 20 लोगों के लिए क्या नगर पालिका बनाएं? समझे ना? तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनके लिए न्यास बोर्ड बना देंगे छोटा सा, कि भाई 20 लोग हैं, मान लो उनको कल के बच्चे हो जाएंगे तो जनरेशन बढ़ती जाएगी। मान लो 20 से 100 हो गए, 200 हो गए, 300, तो 300 लोगों के लिए न्यास बोर्ड काफी हद तक काम करती है। बस, यानी ये इस तरीके से पूरा हमारे भारत के संविधान में पंचायती राज सिस्टम अलग से काम कर रहा है। और आपको पता है कि हमारे भारत में टोटल कितनी ग्राम पंचायत है? 48,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हमारे भारत में काम कर रही हैं। कितनी ग्राम पंचायत है? और आपको पता है जो जिस गांव की पंचायत और उस गांव का सरपंच अपने विकास को लेकर हमेशा जिम्मेदारी से काम करता है, उस गांव के सरपंच को और उस गांव की पंचायत को पंचायत बेस्ट अवार्ड भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के द्वारा भी दिया गया था, भी आपको पता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं है, हर कोई प्रधानमंत्री जो बनेगा वह इस राष्ट्रीय बेस्ट पंचायत अवार्ड दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पंचायत। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के आज हमारे भारत में जिस पंचायतों के तरीके से जो काम हो रहे हैं, देखो आज आपको पता है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में एक मैगजीन आती है योजना या कुरुक्षेत्र, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो गांव पर डिपेंडेंट होती है। तो गांव में जो एग्रीकल्चर फार्म है, गांव में जो भूमि सुधार है, गांव की जो खेती है, गांव के जो किसान हैं, उनकी जो पूरी आजीविका है, पूरा व्यवसाय है, उन सभी को देखते हुए आप उस किताब के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारे काम उनके सरपंच देखता है और सरपंच उनके लिए क्या क्या करता है, समझे? लेकिन आपको भी पता है कि चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे वो कहीं का कलेक्टर हो, चाहे वो कहीं का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कहीं का मुख्यमंत्री हो, वो संविधान के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। यदि कोई ऐसा सरपंच आपके गांव में किसी भी कुप्रथा को बढ़ावा दे रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 13 के तहत उसे दंड का प्रावधान पाना ही होगा। सरपंच भी किसी गांव में कुप्रथा को बढ़ावा नहीं दे सकता, जैसे कि प्रेम विवाह। अब कई गांव में क्या होता है कि बच्चों, सरपंच के कह देने से प्रेम विवाह नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूं कि उस गांव में काम करिएगा जिनको लगता है कि प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, सरपंच नहीं मान रहा है, क्योंकि बच्चों देखो, सरपंच की इस नीति के खिलाफ तो मैं भी खिलाफ हूं, मैं इसका सपोर्ट कतई नहीं करता। आज जिन गांव में
सरपंची के चुनाव हो जाते हैं और सरपंच बनने के बाद वो अपने गांव के सभी लोगों से ये कहता है कि मेरे गांव में कोई प्रेम विवाह नहीं करेगा। सोच रहे हो, हिम्मत देखो तुम, प्रेम विवाह नहीं करेगा, लव मैरिज इज नॉट अलाउड, वो ये कहता है। बहुत से हैं देहाती हैं गांव, और वहां पर वो इस रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने वही काम किए थे। वो सरपंच ये कहता है, मैं कहता हूं उस सरपंच की जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दो शिकायत। और जब वो बोल रहा हो ना, यदि ऐसा मौका मिल जाए तो रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। और यदि रिकॉर्डिंग ना भी हो पाए तो लोग हैं ना गवाह, मैं कहता हूं 100 लोग हैं, 100 में से 10 तो ये कहेंगे ना कि हाँ भाई हमने सुना था जब इसने बोला था कि लव मैरिज इज नॉट अलाउड इन माई विलेज। तो सरपंच ने बोला सरपंच की शिकायत करो, क्योंकि सरपंच भी आर्टिकल 13 के तहत खिलाफ नहीं जा सकता। समझे? सरपंच का मतलब यह नहीं होता कि गांव का रूढ़िवादी मुखिया, वो गांव का एक संवैधानिक मुखिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, खत्म बात। कुछ लोग सरपंच को गांव का भगवान मान लेते हैं, नहीं मानना है, केवल प्रतिनिधि मानना है और प्रतिनिधि के तौर पर देखना है कि वो कर क्या रहा है गांव के लिए, बस इतना ही करना है आपको। चलिए, तो ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो गया है पूरी तरह, यानी मैंने अपना जितना मुझे ताकत लगानी थी इस चैप्टर में मैंने लगाई है, मैंने पूरा किया है इस चैप्टर को। आप एक बार पेज रिकॉल देख सकते हैं, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट का रिकॉल करा दिया है आपको। इसका रिकॉल देख सकते हैं, यहां से था औद्योगिक क्षेत्र था, इनके अलावा एक औद्योगिक और होता है बच्चों, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्राइटेरिया था, इसके अलावा अमेंडमेंट्स थे, ये पूरा पार्ट था। उसके अलावा मैंने बात कराई चुनावों की, चुनाव कौन कराता है। एक पेपर आया, एक एसएससी 2021 या 22 में क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संवैधानिक निकाय की होती है, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य का निर्वाचन आयोग या राज्य का राज्यपाल। कुछ बच्चे राज्य का राज्यपाल करके आ गए, मुझे समझ में यह नहीं आता कि कितना भी पढ़ा लो, राज्य का राज्यपाल नहीं कराता चुनाव, बल्कि इनकी जिम्मेदारी राज्य के निर्वाचन आयोग की होती है। पहली बात तो चुनाव कब से राज्यपाल कराने लग गए भाई, राज्यपाल चुनाव कराएगा, चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। चलो भारत का निर्वाचन आयोग करके आते तब भी मैं सोच लेता, लेकिन वो राज्यपाल करके आ गए। तो ऐसे ही हैं कुछ बंधु जिनको कितना भी कर लो खैर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी मैं उनका भी सिलेक्शन चाहता हूं, तो प्लीज थोड़ा सिंसियर हो जाइए और थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, अपनी बुद्धि कहीं और ना लगा के इस चीज पे लगाइए तो ज्यादा अच्छे से काम आएगी। चलिए, और इसके बाद जो पेज था हमारा वो आर्थिक बजट को लेकर था, जो पंचायतों में आने वाले बजट हैं, राज्य पंचायती राज संस्थाएं थी, ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने उम्र बताई थी, मैंने कार्यकाल बताया था। इसके बाद मैंने पंचायती राज और शहरी स्थानीय शासन में दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ओके। उसके बाद हाँ, अब आएगी समानता। समानता बताई मैंने, 5 प्रकार की समानता, नहीं समानता ज्यादा है और अंतर बहुत कम है, लेकिन दोनों को भी बैलेंस करना पड़ा है हमको भी। उसके बाद मैंने फिर ये बताया कि राज्य विधानसभा राज्य अंतर्गत आने वाले सभी विषयों में से पंचायती राज के संबंध में कोई कानून बनाएगी तो पहले राज्यपाल की घोषणा का वेट करेगी, उसके बाद ही वो विधानसभा काम कर सकती है किसी पंचायत को लेकर। चलिए, और दोनों ही स्टेट लिस्ट का विषय है, इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, इस पर केंद्र सरकार केवल तब कानून बना सकती है या तो जब ये केंद्र सरकार की सूची में आ जाए या फिर देश में आपातकाल लगाओ। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अभी ये आपका फिनिश होता है और जल्द ही मुलाकात होगी आपसे फिर एक नए चैप्टर के साथ। और पॉलिटी हम बहुत समाप्त सीमा की तरफ आ रहे हैं, पॉलिटी समाप्त होने वाली है एसएससी के लिए, फिर हम एक यूपीएससी के लिए स्टार्ट करेंगे। तो दोनों अलग अलग एग्जाम हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हम, ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए, आप कुछ और समझ लीजिए, हम मिक्स नहीं कर सकते, ये हमारी बाध्यता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।